हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। घर पर रहकर अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हमने कक्षा 7 साइंस का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और अब हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है यहाँ पर प्राणियों में पोषण। तो हम उसे के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्राणियों में पोषण के बारे में। ठीक है, तो आज हम ये नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमने पिछली कक्षा में यह पढ़ा था कि पादपों में पोषण कैसे होता है। मतलब जो आपके पास पेड़ पौधे होते हैं उनको पोषण कहाँ से मिलता है और वो अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, इन सब के बारे में हमने पिछली कक्षा में ही पढ़ लिया था। सॉरी, पिछली कक्षा में नहीं, पिछले अध्याय में। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर प्राणियों में पोषण के बारे में कि प्राणियों में पोषण कैसे होता है। जो मनुष्य होते हैं, जीव जंतु होते हैं, इन्हें कहाँ से पोषण प्राप्त होता है और ये कहाँ से प्राप्त करते हैं सारी चीजें और कैसे करते हैं, हम इन सब के बारे में स्टार्ट करने वाले। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं प्राणियों में पोषण कैसे होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने अध्याय 1 में पढ़ा है कि पादप यानी पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं, परंतु प्राणी यानी जंतु ऐसा नहीं कर सकते। अब हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि जो पादप होते हैं यानी पौधे जो होते हैं वे अपना खाना खुद बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, लेकिन ऐसा जो होते हैं हम सब नहीं कर पाते। ऐसा प्राणी या जीव जंतु, ठीक है, जानवर या मनुष्य ऐसा नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, ये देखते हैं। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। अगर हम प्राणियों के बारे में बात करते हैं तो मैंने इस लाइन को पिछले वाले अध्याय में मैंने अच्छे से नोट भी करवाया था कि प्राणी जो होते हैं वो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए जो है वो दूसरे जीव और जंतु पर दूसरे पेड़ पौधे पर जो होते हैं डिपेंड रहते हैं। जीव हो गए या जंतु, ये सब अपना खाना प्राप्त करने के लिए या पोषण प्राप्त करने के लिए पादपों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, और जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विषमपोषी। जो अपना खाना खुद ना बनाकर उसे ऊपर डिपेंड रहता हो, हम उन्हें क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधे का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे कुछ प्राणी हैं हमारे पृथ्वी पर जो पौधे को ही खा लेते हैं। ठीक है, कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो पौधे को ही भक्षण करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट पौधे को ही खा लेते हैं और पौधे को खाने वाले जो पौधे को खाने वाले जंतु हैं उनको भी कोई और जंतु खा जाता है। तो यानी कि कह सकते हैं कि कुछ कुछ जानवर हमारे पृथ्वी पर ऐसे हैं जो डायरेक्ट सीधे पौधे को खाते हैं और पौधे को खाने वाले जंतु को भी कोई और जंतु खा जाता है। ठीक है, चलिए उसके आगे बात करते हैं। यहाँ पर कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों को ही खाते हैं। तो यानी कुछ जंतु होते हैं ऐसे जो पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा हम मनुष्य होते हैं पेड़ पौधे को भी खाते हैं, यानी कि उनसे अपना प्राप्त भोजन भी करते हैं और जंतु को भी खाते हैं। ओके, चलिए याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल सिर्फ मनुष्य को ही अपने जीवों की वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए या गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थ खाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने भी जीव होते हैं वो सभी जो होते हैं अपने जीवों की वृद्धि करने के लिए या शरीर को स्वस्थ रखने के लिए या शरीर को गतिशील बनाए रखने के लिए भोजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं उसके आगे यहाँ पर प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर ग्रहण यानी कि भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित यानी कि सम्मिलित है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि प्राणियों के पोषण होते हैं ना, प्राणियों के पोषण जो वो खा लेते हैं उसमें
पोषक तत्वों की आवश्यकता, या फिर जो हम खाना खाते हैं उनको ग्रहण किया जाता है। मतलब हम खाते हैं, क्या मतलब है, ग्रहण करते हैं। अंतर्ग्रहण का मतलब है कि हम उसको अंदर लेते हैं ना, ग्रहण करते हैं। और साथ साथ यहाँ पर शरीर में उसके उपयोग जो होते हैं सभी शामिल होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल हम पोषक इसलिए खाते हैं ताकि हम अच्छे और स्वस्थ रहें। हम पोषक इसीलिए भी खाते हैं ताकि अगर हमें अपने शरीर के द्वारा भी कोई कार्य कर सके तो उसके लिए हमें एनर्जी लगती है, और उस एनर्जी हमें जो होती है भोजन खाना खाकर हमें मिलती है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर है कि आपने कक्षा 7-6 में पढ़ चुके हैं कि खाद्य भोजन के अनेक संघटक है। स्मरण करके उनके नाम लिखिए। तो बच्चों, ये मैंने आपको जो है कक्षा 6 में जाने की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको जो है क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 पादपों में पोषण में ही पढ़ाया था कि यहाँ पर जो होता है खाद्य के अनेक संघटक होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि खाद्य के बहुत सारे संघटक होते हैं। जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए CO2 होते हैं। ठीक है, CO2 होता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। फिर आप नीचे लिख सकते हैं खनिज हो गया। ठीक है, आप नीचे जो है खनिज भी लिख सकते हैं। उसके आगे आपको पता होगा जल भी होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है। सब क्या है, सब खाद्य, सॉरी प्रोटीन नहीं होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट, जल, वसा और खनिज होते हैं। इन्हीं सबको हम यहाँ पर खाद्य के संघटक कहते हैं। ठीक है, तो ये आप 4 यहाँ पर आंसर लिख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए उसके आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ हैं। आपको पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट जो है ये बहुत ही मुश्किल से बनता है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, जल के द्वारा तब इन सबको बनाया जाता है। ठीक है, आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये एक बहुत ही जटिल संगठक होता है, यानी कि एक जटिल पदार्थ होता है ये। ठीक है, अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं खा लेती है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि मतलब कि जितने भी जंतु होते हैं वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को ऐसे ही नहीं खाते हैं। ठीक है, उसको वो सीधे रूप में नहीं खा सकते हैं। ठीक है, अतः इन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ है। अब जना मैं आपको समझाती हूँ जटिल पदार्थ होता कैसा। तो आपको यह फिगर में दिख रहा होगा, यहाँ पर नीचे ये जटिल पदार्थ है और आपके सरल पदार्थ है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक रोटी है। ठीक है, तो वह आपका एक पूरा रोटी है। ठीक है, तो वह आपका जटिल पदार्थ है। लेकिन अगर आपने उसी रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया तो वो अब आपके बन गए हैं सरल पदार्थ। ठीक ऐसे ही इसमें भी है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि बड़ी सी लाइन जो है यहाँ पर चीन की तरह है, और इन सबको तोड़ तोड़ के अलग अलग कर दिया गया है। तो यानी जिसको हम अलग अलग कर देते हैं ना, जो मतलब बिल्कुल फ्री कर देते हैं, उसे कहते हैं हम सरल पदार्थ कह देते हैं। और जटिल पदार्थ, जैसे कि मैंने आपको रोटी का एग्जाम्पल दिया तो आप अच्छे से समझ सकते हैं किसे कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो आपके पास दिख रहा होता है यहाँ पर, तो मैंने बताया यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका वो जटिल पदार्थ होता है, और इसी वजह से बहुत सारे जंतु ऐसे होते हैं जो उनको सीधे ऐसे ही उपयोग नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को सरल पदार्थों में बदल देते हैं। ठीक है, और क्या सरल पदार्थ बनाया जाता है वो मैंने आपको यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग समझा ही दिया था, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए उसके आगे बात करते हैं। उसके आगे तो अभी हमने पढ़ा यहाँ पर कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको जंतु ऐसे उसका जो होते हैं अंतर्ग्रहण नहीं करते हैं, पहले उसको छोटे टुकड़ों में काटते हैं, यानी कि उसको सरल पदार्थों में कन्वर्ट करते हैं और तब जाकर उसको अंतर्ग्रहण करते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर इससे पहले यहाँ पर कुछ शायद छोटा है। यहाँ दिख रहा होगा जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में। आप ये लाइन नोट कर लीजिए कि जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है। यानी कि जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में तोड़ना ही, जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में तोड़ना ही जो होता है विखंडन कहलाता है।
और इसी को हम पाचन भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछी जाती है यहाँ पर कि ये पाचन क्या होता है, ठीक है, पाचन क्या होती है या फिर ये जो होता है हमारे पास विखंडन क्या होता है, तो अब आप अच्छे समझ गए होंगे कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना ही, ठीक है, या परिवर्तित करना ही विखंडन कहलाता है। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? विखंडन कहते हैं। लाइन को अच्छे से ध्यान रखिएगा और इसी को हम पाचन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं उसके आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है खाद्य खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियों के बारे में। ठीक है, कि जो यहाँ पर हम खाद्य को मतलब कि भोजन को जो हम खाते हैं ना, उसको हम अलग अलग तरीके से खाते हैं। तो उसकी बहुत सारी विधि होती है ना। ठीक है, पढ़ते हैं वो कौन कौन सी विधि होती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। इस लाइन को हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे हम खाना खाते हैं, जरूर नहीं है कि सभी जीव वैसा ही खाना खाते हैं, उसी प्रकार के खाना खाते हैं। ठीक है, सभी जीव जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से खाना खाते हैं और अलग अलग खाना खाते हैं। जैसे कि मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी को से हम हर्मिंग बर्ड भी कहते हैं, वो पौधों का मकरंद चूसते हैं। तो अगर हम बात करते हैं मधुमक्खी की या मरमर पक्षी की बात करते हैं, तो ये पौधों में जो मकरंद होता है, मकरंद किसे कहते हैं, कि मीठा सा रस होता है, तो मकरंद को चूसते हैं मधुमक्खी और मरमर पक्षी। तो यहाँ बात देख सकते हैं कि क्या हम यहाँ पर मकरंद को चूसते हैं, नहीं चूसते ना, जबकि मधुमक्खियाँ क्या करती है, मधुमक्खी और मरमर पक्षी जो होती है वो पौधे के मकरंद को चूसते हैं, जबकि हम क्या खाते हैं, खाना खाते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मानव हो गए या फिर कुछ अन्य जंतु जैसे कि गाय हो गई, उनके बच्चे, शिशु मतलब क्या, उनके बच्चे, तो जैसे कि मानव के बच्चे होते हैं या गाय के बच्चे होते हैं, तो वो क्या पीते हैं, अगर वो बच्चे होते हैं जो जैसे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, पहले माँ का दूध पीते हैं ना। वो मधुमक्खियों की तरह मकरंद तो नहीं चूसते हैं ना, वो दूध पीते हैं। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि अलग अलग जीव जो है वो अलग अलग भोजन ग्रहण करते हैं और अलग अलग तरीके से भी करते हैं। ठीक है, बादशाह की बात करते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निकल जाते हैं। देखिए, निकल जाते हैं। अजगर की बात करते हैं तो अजगर यानी आपका सांप जो होता है, अजगर एक सांप होता है आपका, जो कि ये क्या करता है, ये सीधे जैसे कि किसी शिकारी को या किसी प्राणी को सीधा ही निकल जाता है, उसको से निकल जाता है, एक ही बार में वो पूरा खा जाता है। लेकिन क्या अगर मैं आपसे कहूँ कि हम मनुष्य ऐसा करते हैं, क्या हम मनुष्य प्राणी को ऐसे ही निकल जाते हैं, ऐसा नहीं होता ना। तो कहने का मतलब यह था कि अलग अलग जीव जंतु होते हैं वो अलग अलग भोजन को खाते हैं, अलग अलग तरीके से भी खाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं उसके आगे। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उसका भक्षण भक्षण मतलब खाते हैं। तो हमारे आसपास ऐसे भी प्राणी मौजूद होते हैं, जलीय प्राणी, जो जलीय प्राणी से कहते हैं जल में रहते हैं। ठीक है, तो जलीय प्राणी होते हैं हमारे आसपास, ऐसे भी होते हैं जो जलीय प्राणी में अगर वो रह रहे हैं, जल में रह रहे हैं, तो जल में ही कुछ तैरने वाले कुछ खाद्य कण होते हैं, वो उन्हीं को खा लेते हैं। तो क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हम मनुष्य ऐसा करते हैं कि ये पानी के ऊपर तैरा होता है हम उसको खा लेते हैं, ऐसा नहीं होता ना। तो इन सारे एग्जाम्पल से हमें समझ में आता है, जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे, इन सारे एग्जाम्पल से हमें समझ में आता है कि विभिन्न विभिन्न यहाँ पर जंतु होती है, जीव होती है, वो अलग अलग तरीके से अपना खाना खाती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारे पास एक एक्टिविटी है जिसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आता है क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप है हमारे पास। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक क्रियाकलाप आ गई है, तो उसको अच्छे से पढ़ते हैं। सारणी 2.1 में दिए गए जंतुओं के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो एक सारणी दे रखी है 2.1, और यहाँ पर जो हमें यह बताना है कि जंतुओं के भोजन के प्रकार कौन कौन से हैं और उसको किस तरीके से ग्रहण करें। जैसे कि अगर मैं बताऊँ यहाँ पर, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि ये जो है जंतु के नाम है, ये आहार के प्रकार है, ये आहार की विधि है, मतलब जंतु के नाम ये सारे हैं, और आहार के प्रकार, वो किस प्रकार खाना खाते हैं, किस विधि से खाते हैं, क्या वो उसको ऐसे ही निगल जाते हैं या फिर उसको
तोड़ तोड़ कर खाते हैं, ठीक है, या फिर इसको छोटा छोटा पदार्थों सरल पदार्थों में कन्वर्ट करके खाते हैं, क्या खाते हैं, किस प्रकार का खाना खाते हैं, वो सब आपको इसमें जो है फिल करनी है, ठीक है। ठीक है, जैसा देखो अब जैसे कि थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ इसका, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि आहार की विधि, जैसे आपके पास जो कॉलम यहाँ पर सी वाला कॉलम जो है, ये वाली आपको कॉलम दिख रही है ना, इस वाले में कॉलम में जो आप कुछ इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं कि कोई जो छील कर खाता होगा, ठीक है, कोई जो यहाँ पर है। तो मैं आपको कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दे देती, जैसे कि यहाँ पर है कि आहार की विधि, कोई छील कर खाता है, तो कोई चबा कर खाता है, कोई काट कर खाता है, कोई पकड़ता है, कोई निगलता है, तो कोई फनी है, कोई स्पंजी है, कोई चूसता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ, मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगी, बाकी आप खुद ही करिए। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आपको दिख रही होगी यहाँ पे ये मरमर पक्षी, ठीक है। तो आपको पता चला कि मरमर पक्षी क्या करते हैं, वो मकरंद चूसते हैं ना, यानी क्या मतलब है कि ये जो होते हैं मकरंद को चूसने का काम करते हैं, ठीक है। फिर अगर आपको मैं बताऊं यहाँ पर मक्खी क्या करती है, ठीक है, तो ये सब भी अपने अलग अलग तरीके से खाना, जैसे कि चील हो गया, ये किसी को पकड़ कर खाता है, ठीक है, ये सब हो गया, या फिर कोई किसी को चबा कर खाता है, जैसे कि आपके पास है चील हो गया, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, सांप होते हैं, निगल कर खाते हैं। तो यानी अलग अलग तरीके से ये सारे के सारे खाना खाते हैं, कोई चूस कर खाता है, कोई काट कर भोजन को खाता है, कोई ऐसे ही उसको निगल लेता है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं उसके आगे एक हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हमारे पास सामने दी गई है, वो है अद्भुत सत्य, ठीक है, बिल्कुल सत्य बात है, ये हमेशा ध्यान भी रखना है इसे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर यहाँ बोला गया है कि स्टारफिश, जिसको हम तारा मछली भी कहते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। तो जरा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टारफिश के बारे में। स्टारफिश, जिसको हम तारा मछली भी कहते हैं, ये क्या करती है, ये उन जंतुओं को खाती है जिनका ऊपर वाला कवच जो होता है, जिससे वो ढकी होती है जंतु, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हो, और उसी जंतु को खाती है हमारा स्टारफिश। तो ये ध्यान रखना है कि स्टारफिश, जिसे हम तारा मछली भी कहते हैं, ये उन जंतुओं का आहार करती है जिनका कवच जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हो, ठीक है। चलिए आइए जानते हैं कैसे खाती है। तो कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा इसे जंतु के कोमल भागों को खाती है। तो जब क्या होता है, जब वह जंतु जो अपने ऊपर वाले कवच को खोल देते हैं, मतलब खोल कर हटा देते हैं, तो क्या होता है कि आपका स्टारफिश जो होता है वह अपने मुख में से, यानी कि अपने मुंह में से जो होता है यहाँ पर आमाशय को बाहर निकालता है, और उस जंतु के कवच हटाने के बाद जो मुलायम भाग होती है, उसका कोमल भाग होता है, उसको वो खा लेती है। कौन? स्टारफिश। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है और आहार धीरे धीरे पचना शुरू हो जाता है। तो अपने मुंह से जो आमाशय निकाला था बाहर, ठीक है, अब वो वापस अंदर चली जाती है और उनके पेट में धीरे धीरे ये आहार पचना शुरू हो जाता है। आपको फिगर में दिख रही होगी, ये जो आपको फिगर दिख रही है ना, ये जो आपको फिगर दिख रही है, ये क्या है आपकी? आप अच्छे से जानते होंगे कि क्या है। ये है बच्चा आपका तारा मछली, जिसे हम स्टारफिश भी कहते हैं। तो आपको पता चला है किस तरीके से अपना भोजन खाती है, ठीक है, और किन को खाती है। चलिए उसके आगे जानते हैं। फ्रैक्शन 2.1 में लिखिए, ठीक है, फ्रैक्शन सारणी 2.1 में लिखिए। आप देखने की सारणी के नीचे लिखी गई खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियां उन विधियों का विवरण लिखने में सहायक है जिनमें जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप यहाँ पर सारणी 2.1 कर लेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। और अब हम देखेंगे यहाँ पर कि जो खाद्य को अंतर्ग्रहण यानी कि खाने की विधियाँ होती है वो अलग अलग होती है। जंतु जो होते हैं वो अलग तरीके से ग्रहण करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, इसका नाम है यहाँ पर मानव में पाचन। कि मानव में पाचन जो होता है वो किस तरीके से होता है,
हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं फिलहाल के लिए, मानव में पाचन के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंदर ग्रहण करते हैं, बिल्कुल सही सी बात है कि हम जो होते हैं अपने मुंह के द्वारा ही, अपने मुख के द्वारा ही अपने भोजन को जो होता है अंदर ग्रहण करते हैं। ठीक है, और इसे पचाते हैं तथा इससे इसका उपयोग भी करते हैं। तो जो हम भोजन खाते हैं वो मेनली हम मुख के द्वारा ही खाते हैं, इसको पचाते भी हैं, इसका उपयोग भी करते हैं। सिंपल सी बात है, जो हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी का हम बहुत सारे काम करने के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। तो अब बच्चा ये ध्यान रखिएगा कि जो आहार, जो आपने खाना खाया है और मान लीजिए कुछ खाना आपका नहीं पचा, तो वही खाना क्या होता है आपके मल के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, मल के रूप में होता है बाहर निकलना शुरू हो जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता होगा? बच्चे, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जब हम कोई भोजन खाते हैं तो भोजन जो होता है कैसे कैसे वो भोजन का क्या होता होगा हमारे शरीर के अंदर? ठीक है, अगर नहीं सोचा है तो आप सोच लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भोजन एक सख्त नली से गुजरता है जो गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक होती है। तो भोजन की बात करते हैं तो भोजन जो होती है एक लंबी नली से होते हुए गुजरता है, और यह नली जो होती है मुख गुहा से लेकर के शुरू होती है और गुदा तक रहती है। मैं बताता हूँ यहाँ पर आपको कि मुख गुहा किसे कहते हैं। तो आपको दिख रहा होगा बच्चों ये फिगर, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ भोजन खाते हैं, ऐसे करते 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 जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ऐसे 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 यहाँ पर जो है होते रहते हैं, बहुत जगह जाते रहते हैं और ये यहाँ बाहर निकल आते हैं। तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा कि हम जो भोजन खा रहे हैं, एक लंबी नली है, वो एक लंबी नली से होकर भोजन गुजरती है, और यह आपका मुख गुहा है, आपको अच्छे दिख रहा होगा। यह आपका मुख गुहिका है जहाँ हम भोजन खाते हैं। यह आपका पाइप यहाँ से शुरू होता है और आपको दिख रहा होगा लास्ट में ये वाला पार्ट जिसे हम गुदा कहते हैं, यहाँ तक ये लंबी आपकी पाइप जो होती है। तो जो हम भोजन खाते हैं ना, वो एक लंबी नली से गुजरते हुए जाती है, और यह नली जो होती है मुख गुहा से लेकर गुदा तक होती है। ठीक है, इस नली को विभिन्न भागों में बांट दिया गया है। आपको जो दिख रहा होगा ये सारे के सारे पार्ट, इतने बड़े जो आपको पार्ट दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इतने बड़े आपको पार्ट दिख रहा है ना, इतने बड़ा पार्ट, ठीक है, ये इतनी बड़ी लंबी नली जो होती है ना, जिसके अलग अलग भागों के अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अलग अलग भागों के अलग अलग नाम भी होते हैं। हालांकि ये है एक ही पाइप, लेकिन नाम इन सबका अलग अलग होता है। देखते हैं कौन कौन सा नाम है। पहला आपको दिखेगी मुख गुहिका, दूसरा होगा आपका ग्रास नली जिसे हम ग्रसिका भी कहते हैं, तीसरा आमाशय होगा, चौथा क्षुद्रांत जिसको हम छोटी आंत भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों को, क्षुद्रांत को हम छोटी आंत भी कहते हैं। बृहदांत्र जिसे हम बड़ी आंत कहते हैं, जो मालाशय से जुड़ी होती है, तथा आपके पास छठा भाग है मल द्वार, और जिसे हम गुदा भी कहते हैं। चलिए एक बार हम फिगर के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इनका ये सारे जो इतने बड़े लंबी नलिका के कौन कौन से भाग को हम क्या क्या कहते हैं। तो आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से दिख रहा होगा कि ये वाला जो आपको पार्ट दिख रही है ना यहाँ पर, ये क्या है आपका मुख गुहा है। ठीक है, जहाँ हम भोजन को लेते हैं, और आपको यहाँ दिख रहा होगा यहाँ पर आपका जीभ होता है, जैसे लाल ग्रंथि वहाँ पर आपका जीभ में होता है। ठीक है, लाल ग्रंथि वहाँ जीभ पे आता है, तो ये आपका यहाँ पर लाल ग्रंथि होती है। उसके अलावा जो है चलिए उसके आगे देखते हैं हम यहाँ पर। उसके आगे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको पाइप दिख रही होगी, इस तरीके से पाइप होती होगी, इसे कहते हैं हम ग्रसिका, ग्रसिका कहते हैं इसे। ठीक है, ये वाला पार्ट को क्या कहते हैं, ग्रसिका कहते हैं। इस वाले पार्ट को हम ग्रसिका कहते हैं, जो यहाँ पे पाइप की तरह होती है, उसे हम ग्रसिका कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा अब आ जाइए इस वाले पार्ट पर। यहाँ जो आपको दिख रही है इस टाइप का शेप बना हुआ है, इस टाइप को हम कहते हैं आमाशय, यानी कि इस वाले पार्ट को हम आमाशय कहते हैं। और ये वाला जो आपको पार्ट दिख रही है ना इस टाइप का, ये आपको पार्ट दिख रही है, ये इस वाले पार्ट को हम कहते हैं पित्ताशय,
और यहाँ से पित्ताशय पीतरस निकल दिया यहाँ से। फिर उसके अलावा ये जो आपको पार्ट दिख रहे हैं इतने बड़े से, ये ऐसे जो इस वाले पार्ट को कहते हैं अग्नाशय। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका अग्नाशय होता है। इस वाले पार्ट को, ये जो आपको दिख रही है ये जलेबी टाइप का जो बना हुआ है पाइप आपका, ये आपका क्षुद्रांत होता है। आपको पता है बच्चों, क्षुद्रांत को ही हम यहाँ पर छोटे आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको इतनी मोटी सी पाइप दिख रही होगी, ये इतना बड़ा सा जो है इसे कहते हैं बृहदांत। बृहदांत जिसे हम बड़ी आंत भी कहते हैं। तो ये आपके छोटे आंत और बड़ी आंत है। उसके अलावा जो आपको ये वाला पार्ट दिख रही है इसे कहते हैं मलाशय, और ये कहते हैं यहाँ पर गुदा, जहाँ से आपका पचा भोजन आपका बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है, चलिए, तो ये था यहाँ पर हमारे शरीर के विभिन्न भाग के बारे में। ठीक है, चलिए बात करते हैं, क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है? यह सभी भाग मिल करके एक आहार नाल, जैसे पाचन नली कहते हैं, उसका निर्माण करते हैं। तो जब ये सारे के सारे पार्ट्स अगर मिल जाते हैं तो एक लंबी सी नलिका बन जाती है, और इतनी बड़ी नलिका मिल करके होती है, इतने सारे भाग जो है नलिका के सारे भाग होते हैं, तो यही सारे भाग मिल करके एक नलिका का निर्माण करते हैं, जिसे हम पाचन नली कहते हैं। क्योंकि इसी पाचन में, इसी नली में जाते जाते आपका भोजन होता है, पच जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पाचन नली भी होता है। देखिए उसके आगे पढ़ते हैं यहाँ पर, जैसे 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 भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता रहता है। तो बच्चे क्या होता है कि अगर हमने भोजन खाया है मुख गुहिका में, ठीक है, तो वहाँ पर वो भोजन है, वहाँ से वो होते होते कहाँ जाएगा, ग्रसिका में जाएगी वो भोजन, फिर ग्रसिका से होते होते आपका वो आमाशय में जाएगा भोजन। तो जैसे जैसे आपका विभिन्न भागों से गुजरता जाता है ना, तो वैसे वैसे क्या होता है कि उन पदार्थों में जो होता है उनका पाचन भी होता ही रहता है। जैसे कि अगर आपने मुंह में अगर खाना खाया है तो हमारे खाना में मेनली जो होता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ठीक है, ये सब होते हैं। तो जो मुंह में जब हम खाना खाते हैं, मुंह में चबाते हैं, फिर उसको कई सारे पार्ट्स में तोड़ देते हैं अपने दांतों की मदद से, तो उसमें हमारे मुंह में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत हमारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, हो जाता है, और थोड़ा बहुत जब बच जाता है वो आगे पाइप में जाते जाते वो भी उसका पाचन हो जाता है। उसके बाद है यहाँ पर कि आमाशय की आंतरिक भित्ति, आपको मैं दिखा देती हूँ एक बार फिगर में। ये आपको दिख रही होगी ये वाली फिगर, ये आपकी आमाशय की जो है, आमाशय है आपकी। ठीक है, इसके जो आंतरिक वाले भाग होते हैं ना, एक बार मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। ये आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट है, ये आपका आमाशय होता है। ठीक है, तो जो आपके पास आमाशय की भित्ति होती है ना, इसमें क्या होता है, आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत, आहार नाल, समृद्ध विभिन्न ग्रंथि जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, पाचक रस साबित करती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आमाशय की आंतरिक भित्ति होती है, क्षुद्रांत जो आपकी छोटी आंत होती है, आहार नाल से समृद्ध विभिन्न ग्रंथियां होती है, जिससे कि लाला ग्रंथि निकलती है, यकृत और आमाशय से आपका पाचक रस निकलता है, जो कि भोजन को पचाते हुए चला जाता है। ठीक है, ओके, उसके बाद है यहाँ पर पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल पदार्थों में जो होते हैं बदल देते हैं। अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर कि जो यकृत होती है या फिर अग्नाशय होता है, ठीक है, इन सबसे पाचक रस निकलता है। इन पाचक रसों का क्या काम होता है, तो ये पाचक रस जो होते हैं आपके, जैसे आपने कोई खाना खाया जटिल पदार्थ, ठीक है, और उसको सरल पदार्थों में फिर कन्वर्ट कर देते हैं। ये पाचक रस होते हैं उस भोजन में मिल करके उन पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देते हैं, बांट देते हैं, यानी कि उनको वो सरल पदार्थों में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। आहार नाल एवं समृद्ध ग्रंथियां मिल करके पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। तो जब आपकी आहार नाल मिल जाए और ग्रंथियां मिल जाती हैं, तो इन सब को मिलाकर आपके एक पाचन तंत्र का निर्माण कर दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन थी, ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पाचन नली का निर्माण कब होता है। तो पाचन नली का निर्माण जो होता है वो आहार नाल के विभिन्न भाग मिलकर तब करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर
यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र जो होता है, इसका निर्माण आहार नाल के विभिन्न भागों को मिला करके, और जितनी भी ग्रंथियां निकाली जाती हैं इन भागों से, जब हम इन सबको मिला देंगे तो उसे कहते हैं पाचन तंत्र का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, चलिए उसके आगे पढ़ते हैं। इसके आगे ये आपके पास जो है मानव पाचन तंत्र है, जिसके हमने पढ़ लिया। आइए अब हम जाने कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या क्या होता है। तो यहाँ पर जो है अब हम यही पढ़ेंगे कि ये जो बहुत सारे प्रकार हैं, यहाँ पर किसी को हम मुख गुहा कहते हैं, तो किसी को लाला ग्रंथि कहते हैं, किसी को ग्रसिका कहते हैं, किसी को यकृत कहा जाता है, किसी को पित्ताशय कहते हैं। ये जो अलग अलग भाग होता है ना, इन सभी अलग अलग भागों में जब हमारा भोजन जाता है तो कहीं ना कहीं भोजन का कोई ना कोई पार्ट जो होता है यहाँ पर पच ही जाता है। ठीक है, भोजन का थोड़ा थोड़ा जो होता है भाग वो पचता ही चला जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और कल हम पढ़ेंगे फिलहाल के लिए हमारे टॉपिक मुख एवं मुख गुहिका के। मुख जो होते हैं वहाँ पे भोजन जाता है तो क्या होता है, जब वही भोजन मुख ग्रसिका में जाती है तो क्या होता है। ठीक है, इन सब के बारे में हम अगले सेशन के वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वैसे आप जो यहाँ पर ये मानव पाचन तंत्र के अच्छे से आपको विभिन्न पार्ट्स के नाम पता होना चाहिए। ठीक है, और कैसे कैसे आपका भोजन कैसे कैसे पहुँचता है विभिन्न भागों तक, ये आपको पता होना चाहिए। और अब जो यहाँ पर आहार नाल के बहुत सारे भाग होते हैं, इनके एक एक पार्ट के बारे में हम आने वाले वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप एक बार वीडियो देखने के बाद आप एक बार अच्छे से खुद से पढ़ लीजिएगा। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर जो है अगर आपको इस चैप्टर का नोट चाहिए तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, आप वहाँ जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके इस चैप्टर का नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और आप इसे बहुत अच्छे से पढ़िए। ठीक है, जो ये चैप्टर है आप ये खुद से रिलेट कर सकते हैं। जब आप खाना खाएंगे तो भी आपको जब आप चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर हमारे भोजन में जो हम खाना खाते हैं उसका हमारे शरीर के विभिन्न भागों में उसका क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक